हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाना है। डाटाबेस क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। एक टॉपिक से सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपन इसमें क्लियर करवा रहे हैं ना। ये पूरा टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाइए और सारे फंडामेंटल से संबंधित जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो जितने भी बन सकते हैं वो टॉपिक वाइज क्लियर अपन ने करवाएं। तो पूरी प्लेलिस्ट जाके देखिएगा, ठीक है। एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ है उसके भी आपको क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाएंगे। फंडामेंटल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बेस्ट सूटेबल पोजीशन फॉर चाइल्ड ड्यूरिंग अस्थमा। क्या बोल रहा है? बेस्ट सूटेबल पोजीशन पूछ रहा है किसके लिए? एक चाइल्ड है जिसको क्या हुआ है? अस्थमा, ठीक है। तो ऑप्शन ए रोज पोजीशन, ऑप्शन बी फॉलोअर पोजीशन, ऑप्शन सी ट्राइपॉड पोजीशन, ऑप्शन डी हाई फॉलोअर पोजीशन, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ट्राइपॉड पोजीशन, ठीक है। ट्राइपॉड पोजीशन क्या होती है? ट्राइपॉड पोजीशन क्या होती है? विथ चेयर, हैंड ऑन देयर knee and their elbow out, leaning forward, ठीक है। ये किसमें यूज होती है? चाइल्ड में। कब? जब पेशेंट को क्या हो? अस्थमा, ठीक है। समझ में आ गया? कौन सी बेस्ट सूटेबल पोजीशन है अस्थमा के लिए? बच्चे के लिए कौन सी है? ट्राइपॉड पोजीशन, ठीक है। रोज पोजीशन किस में यूज करते हैं? रोज पोजीशन में करते हैं जब पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है और उसको जब इंट्यूबेट करने के बाद जब उसको ब्रीथ देते हैं तो ब्रीथिंग के टाइम पर उसकी रोज पोजीशन बेस्ट पोजीशन होती है, ठीक है। आगे समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाई फॉलोअर पोजीशन अडल्ट में देते हैं जब पेशेंट को सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। फॉलोअर पोजीशन भी ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए देते हैं, लेकिन पेशेंट को अस्थमा है, पेशेंट बच्चा है, तो उसके लिए ट्राइपॉड पोजीशन बेस्ट पोजीशन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन ऑफ द पेशेंट कॉन्ट्रा इंडिकेट एक्सेप्ट वन, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है? ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दे रहे हैं पेशेंट को, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटर है सब में, किसी एक को छोड़ के, एक्सेप्ट वन, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? इंक्रीज आईसीपी, ऑप्शन बी हाइपरबोलेमिया, ऑप्शन सी कैटरेक्ट सर्जरी, ऑप्शन डी पोस्चरल ड्रेनेज। तो किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन? किसी एक को छोड़ के। इंक्रीज आईसीपी में नहीं देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हाइपरबोलेमिया में है और कैटरेक्ट में है। तो पोस्चरल ड्रेनेज के लिए ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दी जाती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पोस्चरल ड्रेनेज। इन सब में क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेट। आगे समझ में? पोस्चरल ड्रेनेज इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पर्पज ऑफ बेल्चर्स पोजीशन एक्सेप्ट वन। बेल्चर्स पोजीशन क्या होती है पहले तो उसको समझिए। प्लेस पेशेंट फ्लैट, ठीक है, ऑन हर बैक with the sacrum resting on the edge of the table, ठीक है। लोअर लेग slowly towards the floor. Place patient flat on her back with the sacrum, ठीक है, resting on the edge of the table.
लोअर लेग, ठीक है, लोअर लेग, देन स्लोली टुवार्ड द फ्लोर, elevated the buttocks, ठीक है, slightly if the table permit, ठीक है, क्या हो गया, और क्या करेंगे, ड्रैपिंग इज सिमिलर to that of the lithotomy पोजीशन, ठीक है। क्या लिखा है, बेल्चर्स पोजीशन क्या होती है, प्लेस पेशेंट फ्लैट ऑन हर बैक विद द सैक्रम रेस्टिंग ऑन द एज ऑफ द टेबल, लोअर लेग स्लोली टुवार्ड्स द फ्लोर, एलिवेट द बटक स्लाइटली इफ द टेबल परमिट्स, ठीक है, ड्रैपिंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लिथोटॉमी पोजीशन, ठीक है। तो इसके लिए ये इसकी जो पोजीशन है सब में यूज होती है, किसी एक को छोड़ के। अपना क्वेश्चन क्या है, ये है एक्सेप्ट वन, ठीक है। तो ऑप्शन ए फॉलोअर्स पोजीशन, वो फॉरसेप्स डिलीवरी, ऑप्शन बी रिलैक्स द पेरिनियम, ऑप्शन सी सैक्रम ओ सॉक, और ऑप्शन डी ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये किस में यूज होती है, ये डिलीवरी के टाइम पे यूज होती है पेशेंट को। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, किसी एक में नहीं देंगे, सॉक में इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। बाकी फॉरसेप्स डिलीवरी अगर कर रहे हैं तो ये सेम पोजीशन देंगे, ठीक है। रिलैक्स द पेरिनियम करने के लिए भी इसको देते हैं, और ब्रीच प्रेजेंटेशन अगर बेबी का है तो उसके लिए भी इसको दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, बेल्चर्स पोजीशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट सूटेबल पोजीशन फॉर कॉर्ड प्रोलैप्स। एक पेशेंट है जिसको क्या हो गया है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है, तो उसके लिए मोस्ट सूटेबल पोजीशन कौन सी है। पोजीशन पूरी टेस्ट सीरीज में सारी पोजीशन लगभग क्लियर करवा दी है, शायद ये कोई पोजीशन बची होगी, तो ये याद रख लेना, पोजीशन से संबंधित पेशेंट का क्वेश्चन आ जाता है ना। तो ऑप्शन ए नी चेस्ट पोजीशन, ऑप्शन बी गैन्यूपेक्टोरल पोजीशन, ऑप्शन सी लिथोटॉमी पोजीशन, ऑप्शन डी ए और बी बोथ, ठीक है। तो जो कॉर्ड प्रोलैप्स में जो यूज होती है पोजीशन वो कौन सी होती है, गैन्यूपेक्टोरल, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन। या गैन्यूपेक्टोरल पोजीशन पूछ ले या नी चेस्ट पोजीशन पूछ ले, दोनों सेम है, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए और बी बोथ, ठीक है। नी चेस्ट पोजीशन या फिर गैन्यूपेक्टोरल पोजीशन दोनों ही सेम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हार्टमैन सॉल्यूशन इज। ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 5 से 7 बार पूछा जा चुका है, हार्टमैन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए एनएस, ऑप्शन बी डीएनएस, ऑप्शन सी आरएल, ऑप्शन डी मैनिटोल। इसका राइट आंसर क्या होगा, हार्टमैन सॉल्यूशन का आरएल। ये टारगेट आई में सारी बुकों में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा आपको 1 नंबर देगा, ठीक है। हार्टमैन सॉल्यूशन क्या है, आरएल इज द हार्टमैन सॉल्यूशन, ठीक। सिंपल क्वेश्चन क्लियर करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन मेनली गलत हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन पहले गलत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मल पीएच ऑफ रिंगल लैक्टेट। किसका पीएच पूछ रहा है, ये आरएल का पूछ रहा है, आरएल का नॉर्मल पीएच। ऑप्शन ए 6.5, ऑप्शन बी 7.5, ऑप्शन सी 8.5, ऑप्शन डी 9.5, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है 6.5। डाटा नोट कर लेना, डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधा सीधा 1 नंबर, नॉर्मल पीएच ऑफ रिंगल लैक्टेट। अगर इसी का कैलोरी पूछे तो इसमें कैलोरी कितनी होती है रिंगल लैक्टेट में, तो ये होती है 9 किलो कैलोरी पर लीटर।
1 लीटर में 9 किलो कैलोरी होती है, ठीक है, RL के अंदर। अगर कैलोरी का पूछा जाएगा तो 9 किलो कैलोरी होती है, अगर पूछता है तो। ये शायद ही किसी किताब में मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो किस किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? इंक्रीज ICP, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सेलुलर सेरिब्रल एडिमा। ऑप्शन सी हेड इंजरी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या करता है? हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है फ्लूइड को। कैसे करता है? लोअर टू हाई, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लोअर टू हाई करता है, ठीक है। कंसंट्रेशन दैट इज नॉन एज ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ये इसको कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। और इसका जो काम होता है, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसका जो काम होता है, ये क्या करता है? फ्लूइड को शिफ्ट करता है, फ्लूइड को शिफ्ट करता है कहाँ से? एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में, ठीक है। फ्लूइड को शिफ्ट कहाँ करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में। और इसका क्या, ये क्या है? ट्रांसपोर्ट फ्लूइड भी उसको बोलते हैं। और ये क्या करता है? ऑस्मोसिस के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में उसको कन्वर्ट करता है, और इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में है? हेड इंजरी में भी है, इंक्रीज ICP में भी है, और सेलुलर एडिमा में भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। इंक्रीज ICP में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, सेलुलर और सेरिब्रल अगर एडिमा है पेशेंट को तब भी उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और हेड इंजरी में भी है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं 0.45 NS, ठीक है, 0.33% NS, ठीक है, और 0.225 NS। इसी को हाफ NS बोलते हैं, इसको नोट कर लेना। हाफ NS किसको बोला जाता है? 0.45% NS को भी हाफ NS बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको 1/3 NS बोलते हैं, ठीक है, और इसको 1/4 NS बोलते हैं। जनरली इससे क्वेश्चन बनता है। हाफ NS किसको बोलते हैं? 0.045 NS को ही हाफ NS बोला जाता है, ठीक है। और ये कॉन्ट्राइंडिकेट किस में है? ICP में, सेलुलर एडिमा और हेड इंजरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑल ऑफ दीज आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक्सेप्ट 1, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से? ऑप्शन ए 0.33% NS, ये अपन ने क्या बताया था? ये अपन ने हाइपोटोनिक बताया था, ठीक है। DNS और RL, DNS और RL कौन से हैं? ये हैं हाइपरटोनिक। DNS कौन सा? हाइपरटोनिक है, ठीक है। RL क्या है? RL भी हाइपरटोनिक है, ठीक है। और जो NS है, जो RL के साथ अगर NS है तब तो ये क्या है? RL के साथ अगर NS है तब ये हाइपरटोनिक है, और केवल अगर NS है तो ये आइसोटोनिक है, ठीक है। इसमें बाई मिस्टेक है ये, तो इसमें कौन सा नहीं है? ये नहीं है, ठीक है। ये हाइपोटोनिक है, क्यों? ये आइसोटोनिक हो गया। और RL के साथ अगर NS है तो इसको भी हाइपरटोनिक बोलते हैं, और RL कैसा है? हाइपरटोनिक है, और DNS कैसा है? हाइपरटोनिक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 0.33%। ये क्या है? ये हाइपोटोनिक है, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये समझ में आ गया ना? RL प्लस NS के साथ अगर है
तो ये क्या है, ये हाइपरटोनिक है, ठीक है। और इनके काम क्या है, इनके जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उनके काम क्या है, यूज फॉर रिड्यूस सेल्यूलर एडिमा और सेरिब्रल एडिमा, हाइपरटोनिक के, ठीक है। हाइपोटोनिक कॉन्ट्राइंडिकेटर है लेकिन हाइपरटोनिक देते हैं, ठीक है। और इसको और इनको कहाँ पर यूज किया जाता है, इनको पेरेंटल न्यूट्रिशन में भी काम लेते हैं। अब पूछोगे पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, जो आईवी के थ्रू जाता है उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है। पेरेंटल न्यूट्रिशन में भी इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इनका हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है, इनको अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा जाए तो ये किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कॉन्ट्राइंडिकेट किस में है ये हाइपरटोनिक, तो ये डिहाइड्रेशन और डायबिटीज, डिहाइड्रेशन और डायबिटीज दोनों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है, ये नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कलर ऑफ 16 गॉज कैनुला, 16 गॉज कैनुला का कलर पूछ रहा है, ठीक है। तो 16 गॉज कैनुला का जो कलर होता है, ऑप्शन ए क्या है, ग्रीन, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी ऑरेंज, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ग्रे। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार बनता है, ठीक है। अगर इमरजेंसी में कैनुला लगाना है, इमरजेंसी में, ठीक है, इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आया है तो प्रेफरेंस जो कैनुला की होगी वो कौन सी होगी, 18 गॉज की, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो उसके लिए कौन से कैनुला लगाते हैं, 18 गॉज। ये कई बार पूछा गया है। अब आपसे पूछा गया है कि हमें इससे भी ज़्यादा और हाई फ्लो में अगर ब्लड देना है या फ्लूइड देना है तो उसके लिए कौन सा प्रेफरेंस देंगे, तो फिर 16 का देंगे, ठीक है। तो ये इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन इसका कलर पूछ के बोला जाता है, कई बार इसका इमेज दे दिया जाता है, ठीक है। तो उससे पूछ लिया जाता है कि ये कौन से कलर का कैनुला है, तो ग्रे कलर का कैनुला जो होगा वो 16 गॉज का होगा, जो ग्रीन कलर का होगा वो 18 गॉज का होगा, ठीक है। और जो ब्लू कलर का होगा वो 22 गॉज का होगा, ठीक है। और जो ऑरेंज कलर का होगा वो 24 गॉज का होगा, ठीक है। इसको और क्लियर करता हूँ मैं इसको साफ साफ शब्दों में। अगर आपसे पूछा जाता है ब्लू कलर तो ब्लू होगा 22 गॉज का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है पिंक कलर तो पिंक कलर होता है 20 गॉज का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन कलर तो ये होता है 18 गॉज का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वाइट कलर तो ये होता है 17 गॉज का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ग्रे कलर तो ये होता है 16 गॉज का, जो इस क्वेश्चन में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऑरेंज तो ये होता है 14 गॉज का, ठीक है। और ये किस में काम लेते हैं जनरली, ये अडल्ट में यूज होता है और ये भी बहुत रेयर यूज होता है ना। कब होता है ज़्यादातर ये यूज, ये होता है कार्डियक सर्जरी में, ठीक है। इसका जो फ्लो रेट है, जो ऑरेंज वाला है इसका फ्लो रेट है वो होता है 240 ml पर मिनट, मतलब 2 मिनट में एक बोतल खाली, ठीक है, 240 ml पर मिनट। और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 45 mm। डाटा याद रखना, ठीक है। चलिए इससे संबंधित एक होता है अगर पूछ लिया पर्पल कलर, तो पर्पल कलर का होता है 26, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया येलो कलर तो येलो कलर का होता है 24, ठीक है। सारे कवर हो गए, ब्लू 22, पिंक 20, ग्रीन 18, वाइट 17, पर्पल 26, येलो 24, ग्रे 16 और ऑरेंज 14। इसका कब यूज होता है, कार्डियक सर्जरी में। और इसका फ्लो रेट क्या होता है 240 ml पर मिनट। और इसका जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 45 mm, 45 mm, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपेज ऑफ फ्लूइड आउट फ्रॉम वेन बिटवीन इंटरस्टिशियल स्पेस इज नोन एज,
क्या हो गया है, फ्लूइड हो गया है, आउट हो गया है कहाँ से, वेन से, बिटवीन कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए फ्लेवाइटिस, ऑप्शन बी इन्फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी हेमाटोमा और ऑप्शन डी एम्बोलिज्म। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, सीपेज ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ वेन बिटवीन इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इसका कॉज क्या होता है, इसका कॉज होता है कैनुला का डिस्प्लेस होना। कैनुला का डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है, या डिसलॉक्ड हो गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है। अब अगर इसमें कई बार इसके क्वेश्चन, दिल्ली एम्स में कई बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या है, पेशेंट को कूलनेस है, क्या है, कूलनेस है, कहाँ पर, साइट पर, उस साइट में जहाँ पर कैनुला लगाया गया है वहाँ पे एडिमा है, ठीक है, और वहाँ पे पेन है। एक पेशेंट है, कंडीशन डाल के दे देगा, एक पेशेंट इज हैविंग कोलनेस ऑन कैनुला साइट, एडिमा प्रेजेंट, पेन प्रेजेंट। तो ये इसको क्या, ये कौन सी कंडीशन हो सकती है कैनुलाइजेशन के बाद में, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब इसका अगर कोई पूछे मैनेजमेंट, तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा, इसका मैनेजमेंट होगा साइड, चेंज द साइट ऑफ कैनुला, ठीक है, कैनुला को चेंज कर दो, आइस पैक दे दो, ठीक है, और कवर कर दो साइट को, कैनुला को निकाल के 2x2 के गॉज पीस से, ठीक है। और क्या करेंगे, और एलिवेट कर दो किसको, उस हैंड को जहाँ पर वो कैनुला लगा हुआ था। तो ये उसका मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। और इसमें क्या ध्यान रखना है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नोट है वो क्या है, इम्पोर्टेंट नोट है वो क्या है, अगर इन्फिल्ट्रेशन हो गया है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट नोट क्या है, एलिवेट कर दिया, आइस पैक लगा दिया, 2x2 का गॉज भी लगा दिया, लेकिन उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, अवॉइड कंप्रेशन, अवॉइड कंप्रेशन टू द साइट because it can convert in हेमाटोमा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, अवॉइड कंप्रेशन टू द साइट बिकॉज इट कैन कन्वर्ट इनटू द हेमाटोमा। ये हेमाटोमा में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए इसको प्रेस करके नहीं रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिकेशन ऑफ वाटर सील ड्रेनेज, क्या पूछ रहा है, वाटर सील ड्रेनेज का इंडिकेशन पूछ रहा है। अच्छा अपने इन्फिल्ट्रेशन पढ़ लिया था, इन्फिल्ट्रेशन के अलावा एक होता है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं, अभी इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करते हैं। एक होता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अब थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, ठीक है, आफ्टर ड्यू टू द इन्फ्लामेशन, ठीक है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कब होता है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस आफ्टर या फिर ड्यू टू इन्फ्लामेशन, ठीक है। इसमें इसका कॉज क्या होता है, इसका जो कॉज होता है, कॉज क्या होता है, मैकेनिकल ट्रॉमा, मैकेनिकल ट्रॉमा, मैकेनिकल ट्रॉमा क्या होता है, इंजरी ड्यूरिंग कैनुलेशन, ठीक है। और केमिकल ट्रॉमा क्या होता है, ये तो मैकेनिकल हो गया, केमिकल ट्रॉमा, केमिकल ट्रॉमा होता है हायर कंसंट्रेशन पर अगर कोई फ्लूइड दिया है, जैसे मान के चलिए किसी को केसीएल लगा दिया उस कैनुला साइड से, ठीक है। तो ये केसीएल क्या करता है, ये पूरी जो वेन है उसमें इरिटेशन पैदा करता है, ठीक है, काफ़ी हैवी फ्लूइड है, ठीक है, काफ़ी हैवी मेडिसिन है।
तो इसको नीट तो देते ही नहीं है ना। अगर इसको इन्फ्यूजन के थ्रू भी देते हैं तो उसकी वजह से भी इसको क्या हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक है, तो मैकेनिकल में क्या हो गया कि इंजरी हो गई है कहाँ, कैनुलाइजेशन के दौरान, और केमिकल ट्रॉमा मतलब कोई हाई कंसंट्रेशन का फ्लूइड दे दिया या कोई मेडिसिन दे दिया उसकी वजह से। अब इसके अगर कोई पूछे इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे अपन ने पढ़े थे किसके, इन्फिल्ट्रेशन के। इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, उसमें जो साइन एंड सिम्टम्स है वो कहते हैं कूलनेस होती है एट द साइट पे, एडिमा होता है और पेन होता है। लेकिन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में क्या होता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के इंडिकेशन अपन वो देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में क्या क्या होता है, इसमें वार्मनेस होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि अगर वार्मनेस बोल रहा है तो वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा, अगर कूलनेस बोल रहा है तो वो इन्फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि इसमें फ्लूइड गया है तो स्किन के अंदर क्या है, कूलनेस आ जाएगी। अगर पानी मान के चलिए नॉर्मल पानी गया है तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा वो जगह, और जब कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वार्मनेस होगी, है ना। और क्या होगा, इसमें भी पेन होगा, और क्या होगा, इसमें रेडनेस भी होगी। ठीक है, और क्या होगा, इसमें एडिमा होगा। लेकिन अपन को मेनली कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। अगर ये है तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, और अगर कूलनेस है तो इन्फिल्ट्रेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसका इसका मैनेजमेंट क्या है, इसका मैनेजमेंट सेम एज इन्फिल्ट्रेशन, सेम एज। यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी कैनुला को चेंज कर देंगे, वही 2/2 का गॉज लगा देंगे, उसको पैक कर देंगे, और इसको भी प्रेस करके नहीं रखना है। ठीक है, और इसके ऊपर कोई मसाज भी नहीं करनी है। ठीक है, मसाज भी नहीं करनी है। ठीक है, और कोई हॉट एप्लीकेशन नहीं लगानी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मैनेजमेंट में है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडिकेशन ऑफ वाटर सील ड्रेनेज। वाटर सील ड्रेनेज का इंडिकेशन बोल रहा है कि किस किस में इंडिकेशन है वाटर सील ड्रेनेज को डालने का। ऑप्शन ए न्यूमोथोरैक्स, ऑप्शन बी हाइड्रोथोरैक्स, ऑप्शन डी ह्यूमोथोरैक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। न्यूमोथोरैक्स में भी, ठीक है, हाइड्रोथोरैक्स में भी एयर भर गई है, पानी भर गया है, ब्लड भर गया है, इन तीनों चीज़ों में ही वाटर सील ड्रेनेज को डाला जाता है। ठीक है, तो ये इसके इंडिकेशन हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टी ट्यूब ड्रेनेज यूज आफ्टर विच सर्जरी। टी ट्यूब ड्रेनेज का पूछ रहा है, ये कब यूज होती है, कौन सी सर्जरी के बाद यूज होती है। ऑप्शन ए अपेंडेक्टोमी, ऑप्शन बी कोलेसिस्टेक्टोमी, ऑप्शन सी TURP, ऑप्शन डी न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, न्यूमोथोरैक्स नहीं होगा, TURP नहीं होगा, अपेंडेक्टोमी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, कोलेसिस्टेक्टोमी में टी ट्यूब का यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर पेशेंट को थोरैक्स की कोई सर्जरी हुई है, थोरैक्स की, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, तो थोरैक्स की कोई भी सर्जरी होती है उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, वाटर सील ड्रेनेज, वाटर सील ड्रेनेज। थोरैक्स की कोई भी सर्जरी हुई है उसके लिए वाटर सील ड्रेनेज। ठीक है, और न्यूमोथोरैक्स में इसको वाटर सील ड्रेनेज को डालते हैं। TURP में इसका इरिगेशन होता है किसका, यूरिनरी ब्लैडर का। ठीक है, तो इसमें टी ट्यूब का कोई लेना देना नहीं है, इसमें पॉलिश कैथेटराइजेशन होता है ट्रिपल लूमन वाला। ठीक है, एक साइड से इरिगेशन जाता है, एक साइड से बलून को इन्फ्लेट करने का पोर्ट होता है, तीसरा जिससे बैग में ड्रेन आता है, यहाँ से फ्लूइड जाएगा। ये अपन ने जो कैनुलाइजेशन किया उस टाइम पे, मतलब कैथेटराइजेशन किया उस टाइम पे जब इन्फ्लेट कर दिया, बस इस पोर्ट का यही यूज है। और फिर निकालने के टाइम पे इसको फ्लूइड निकाल दे, तब ये बलून पिचक जाएगा, तभी इसको निकाल सकते हैं। तो इसका पोर्ट का केवल यूज यही है कि उसमें एयर डालते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, यहाँ से इरिगेशन जा रहा है, 3000 ml की NS होती है, यहाँ से इरिगेशन होता है, यहाँ से इस बैग में आता है, ताकि पेशेंट को जब सर्जरी हुई है ब्लैडर के अंदर, तो उस सर्जरी से जो ब्लड आ रहा है जो भी उसमें क्लॉट ना बने, और क्लॉट अगर बनता है तो इसके थ्रू बैग में आता रहे। तो ये TURP सर्जरी वो होती है, ट्रांसयूरेटर, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, इसके बारे में बहुत अच्छे से वो पढ़ लेना। ठीक है, कोलेसिस्टोमी में क्या करते हैं, टी ट्यूब को ड्रेन डालते हैं, अपेंडेक्टोमी में नहीं करते कुछ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
साइट एंड लोकेशन ऑफ चेस्ट कैथेटर फॉर स्केप द फ्लूइड विद बार्टरसील ड्रेनेज। क्या बोल रहा है, साइट और लोकेशन पूछ रहा है किसकी, चेस्ट कैथेटर की, कब, जब फ्लूइड को निकाल रहे हैं किससे, बार्टरसील ड्रेनेज के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन ए सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन बी थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन सी 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन डी 9th और 10th इंटरकोस्टल स्पेस। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, अगर इसमें ये क्या दिया है, फ्लूइड, तो फ्लूइड कहाँ होगा, फ्लूइड होगा नीचे की तरफ, तो 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में इसको डाला जाता है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को। ठीक है, चेस्ट कैथेटर को, तो यहाँ से अपन फ्लूइड को निकाल सकते हैं। अगर आप इसी में अगर आपसे पूछा जाता कि एयर है ना, न्यूमोथोरैक्स है, तो उसके एयर के लिए अगर पूछा जाता तो एयर के लिए हो जाता सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। इसके लिए राइट आंसर क्या है ये, और एयर के लिए है सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। समझ में आ गया, क्योंकि एयर होगी ऊपर, तो एयर के लिए सेकंड और थर्ड, और फ्लूइड अगर कुछ भी है तो उसके लिए 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल लेंथ ऑफ चेस्ट कैथेटर ऑफ बार्टरसील ड्रेनेज। क्या पूछ रहा है, नॉर्मल लेंथ पूछ रहा है किसकी, बार्टर चेस्ट कैथेटर की, किसमें, जब पेशेंट को बार्टरसील ड्रेनेज लगाया है। ठीक है, ऑप्शन ए 38 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 इंच, ऑप्शन सी 42 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 42 इंच। ठीक है, इंच और सेंटीमीटर में घबराना नहीं है, राइट आंसर क्या होगा, 42 इंच। ठीक है, अब 42 इंच क्यों, इसका जो साइज अगर बच्चे में पूछा जाए, चाइल्ड के लिए साइज पूछा जाए, तो ये होता है 6 से 26 फ्रेंच। ठीक है, और अडल्ट में क्या होता है 20 से 40 फ्रेंच, फ्रेंच में पूछा जाए तो। ठीक है, और क्या हो सकता है, हाँ, अब इतना ही साइज क्यों, अब इसकी कंडीशन देखते हैं, इतना साइज क्यों रखते हैं ये नोट कर लो। ठीक है, चाइल्ड में कितना 6 से 26 और अडल्ट में कितना 20 से 40 फ्रेंच। अब इतना साइज क्यों रखते हैं, इसके कुछ कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कंडीशन क्या है, इफ़ लेंथ टू हाई, अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, लूप बनेंगे, रिंग बनेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। अगर ज़्यादा बड़ी ट्यूब है तो। ठीक है, और अगर ज़्यादा छोटी है तो टू शॉर्ट, अगर ज़्यादा छोटी है तो क्या होगा, 8 कैन बी डिस्प्लेस। डिस्प्लेस क्यों हो सकती है, मान के चलिए पेशेंट ने करवट चेंज कर ली या कोई एक्टिविटी करी, उसकी वजह से क्या हो सकती है, डिस्प्लेस हो सकती है। तो टू शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए और टू लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो उसका साइज़ है वो 42 इंच का करेक्ट साइज़ है। उससे ज़्यादा छोटी होगी तो क्या होगा, एक्टिविटी अगर पेशेंट करेगा तो डिसलॉक हो जाएगी, और अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो क्या होगा, लूप और रिंग बन जाएंगे, जिसकी वजह से ग्रेविटी मेंटेन नहीं होगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट पोजीशन ऑफ वाटर सील ड्रेनेज बॉटल। क्या पूछ रहा है, वाटर सील ड्रेनेज का जो बॉटल होता है उसका राइट पोजीशन क्या होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए एट द लेवल ऑफ चेस्ट, ऑप्शन बी बिलो द लेवल ऑफ चेस्ट, ऑप्शन सी अबव द चेस्ट लेवल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है बिलो द लेवल ऑफ चेस्ट। इसकी जो राइट पोजीशन है वो बिलो द लेवल ऑफ चेस्ट होगी। ठीक है, चेस्ट से हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, अब ये वाटर सील ड्रेनेज है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें ना 3 बॉटल होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, 3 बॉटल होती हैं। अगर आपने आईसीयू में कभी कोई पेशेंट देखा होगा, ठीक है, तो इसमें 3 बॉटल होती हैं। इसमें जो फर्स्ट है ये क्या है, ये
ड्रेनेज बोतल है, ठीक है। ये इसका क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, चेस्ट से, ठीक है। ये चेस्ट हो गया, ये ड्रेन आ रहा है, ये फर्स्ट बोतल है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी है, ये फिर है सेकंड, और इसमें क्या है, पानी भरा रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये है बॉटल सील बोतल, ठीक है। इसमें जो एनएस है वो भरी रहती है, कब कहाँ तक, 2 सेंटीमीटर तक, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी बोतल है फिर, एक ये बोतल है, ये है थर्ड बोतल, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है सक्शन बोतल, ठीक है। ये कब काम आती है, यूज फॉर सक्शनिंग, ठीक है। और इसका जो सक्शन प्रेशर होता है वो कितना होता है, अब ये किया है डिस्कस, तो ये भी करते हैं। इसका जो सक्शन प्रेशर होता है वो होता है 5 से 10 cmH2O, ठीक है। कितना होता है सक्शन प्रेशर, 5 से 10 cmH2O, ठीक है। तीनों बोतल समझ में आ गई। फर्स्ट बोतल कौन सी है, ड्रेनेज बोतल। दूसरी कौन सी है, जिसमें बॉटल सील बोतल है, जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। और थर्ड बोतल कौन सी है, सक्शन बोतल, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी चेस्ट सील ड्रेनेज, बॉटल सील ड्रेनेज, ठीक है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक पेशेंट है कि इसको पेशेंट का मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी मूवमेंट हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। किसमें, इस ड्रेनेज बोतल में, इसमें ऐसे 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 करके होता रहता है, जैसे जैसे पेशेंट का मूवमेंट होता है। तो अगर ये ऑसिलेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, कैसी फाइंडिंग है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। एग्जामिनर फंसाता है, ये पूछ लेगा कि इसमें ऑसिलेशन हो रहा है, कुछ भी कंडीशन डाल देगा, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। अगर ये एब्सेंट है, जो ऑसिलेशन है वो एब्सेंट है, तब क्या है, तब ये अबनॉर्मल फाइंडिंग है। या तो ये ट्यूब कहीं से क्लैम्प हो गई है, उसकी वजह से इसमें मूवमेंट नहीं आ रहे, ठीक है। या फिर कहीं से मुड़ गई है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसके लिए, या फिर कोई स्टेनोसिस हो गया है तो उसकी वजह से इसमें मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो ये अबनॉर्मल फाइंडिंग है। तो इसके लिए या तो इसको मिल्किंग कर दो, जैसे अपन कैथेटर वाली क्लास में पढ़ाया था, उसको मिल्किंग करके, ठीक है, उसको क्लियर किया जा सकता है ट्यूब को, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। और एक अगर पूछे कोई आपसे कि इसमें क्या हो रहा है, जो ड्रेनेज है इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या बबलिंग हो रही है, बबलिंग हो रही है, बबल्स आ रहे हैं, तो वो क्या है, तो वो भी नॉर्मल फाइंडिंग है। इसलिए ही जो सेकंड बोतल है उसमें हल्का पानी रखा जाता है, ताकि उसका बबल का भी मैनेजमेंट किया जा सके, क्योंकि उसमें नीचे की साइड में जो होता है, जैसे ये तुम्हारी कौन सी है, ये ड्रेनेज वाली थी, ठीक है। और ये दूसरी वाली कौन सी थी, जिसमें पानी भरा था, और ये तीसरी वाली थी सक्शनिंग। तो इसमें जो पानी है, इसकी जो ट्यूबिंग होती है वो यहाँ से कनेक्ट होती है, इसमें गिलास जैसी एक वो बनी रहती है। तो ये जो गिलास वाली जो टिप है, ये इसमें डिप रहती है पानी में, ठीक है। जब इसका मूवमेंट होता है इसमें, तो यहाँ पर बबल 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 करके यहाँ से निकलते रहते हैं, तो ये यहाँ से भी इसमें से बाहर आते रहते हैं। तो जो एयर आएगी वो कहाँ जाएगी, वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि एयर कहाँ रहती है, एयर रहती है ऊपर, और जो पानी रहता है वो रहता है नीचे। तो इसकी जो पोर्ट बना हुआ है, ये जो पोर्ट इसमें पानी में डिप रहता है, और इसमें से बबल आ के जो भी एयर आ रही है वो इसमें से आके आउट होती रहती है, और ये होता है तुम्हारी सक्शन वाली बोतल, ठीक है। अगर आप पूछा जाए कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन कंटिन्यूअस बबलिंग आर प्रेजेंट इन द वाटर सील ड्रेनेज, अगर इसमें रुक रुक के बबल की जगह पे यहाँ पर लगातार बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो पेशेंट के चेस्ट से यहाँ से कनेक्ट है ना, तो ये तो यहाँ से कहीं से लीकेज है, या फिर ये यहाँ से कहीं से लीकेज है। तो ये लीकेज की वजह से इसमें क्या आएंगे, कंटिन्यूअस बबल आएंगे। अगर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसको वाटर सील ड्रेनेज लगी हुई है, और नर्स ऑब्जर्व किया कि उसको कंटिन्यूअस बबल आ रहे हैं वाटर सील ड्रेनेज साइड से, तो नर्स क्या सोचेगी, तो नर्स सोचेगी कि इस पेशेंट को क्या हो गया, लीकेज हो गया है, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस बबल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि एक पेशेंट है जिसका एमआरआई होना है, ठीक है, लेकिन पेशेंट को वाटर सील ड्रेनेज लगा हुआ है, तो इस पेशेंट को जब शिफ्ट करते टाइम पे
किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, एक पेशेंट है जिसका एमआरआई होना है, उसका बार्टल सीट ड्रेनेज लगा हुआ है, उस पेशेंट को शिफ्ट करवाना है एमआरआई डिपार्टमेंट में, और जैसा कि कंडीशन में अपने बताया कि बिलो द चेस्ट लेवल रखना है, तो उस कंडीशन में जब पेशेंट को लेके जाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन पर बोतल रखी है तो उसको ज़मीन के साथ ही ऐसे खींचते हुए ले जाएंगे, उसको कहीं ना कहीं तो रखेंगे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तब उसमें करते हैं डबल क्लैंप। डबल क्लैंप, जैसे ये चेस्ट हो गया, यहाँ से ये ट्यूब है, यहाँ पर ये फर्स्ट बॉटल, यहाँ पर ये सेकंड बॉटल, यहाँ पर थर्ड बॉटल, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं डबल क्लैंप। ठीक है, डबल क्लैंप से क्या होगा, अगर एक क्लैंप मान के चलिए खुल भी गया तो दूसरा क्लैंप रहेगा, तब इसको जाके चाहे अबव चेस्ट लेवल ले जाओ, चाहे लेवल द चेस्ट लेवल ले जाओ, इससे इसका कोई भी लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि ये हो गया यहाँ पे क्लैंप। अगर इस कंडीशन में आपने ये कर दिया कि ये पेशेंट का ये चेस्ट से लेवल से ऊपर कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे क्लैंप है ही नहीं, तब क्या होगा, उस कंडीशन में ये जो पानी है वो नेगेटिव प्रेशर के थ्रू पेशेंट की बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, डबल क्लैंप करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बार्टल सीट ड्रेनेज के पेशेंट में पेशेंट कोलैप्स भी हो सकता है अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुई तो। ठीक है, तो जब भी पेशेंट साइड काम करोगे, अगर पेशेंट को बार्टल सीट ड्रेनेज लगा हुआ है तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अगर नर्सिंग एक्शन क्या है इसके लिए, ठीक है, तो कवर द साइड कर लो गॉज पीस के साथ, और अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, चलिए अगर पेशेंट को ड्रेन लगा हुआ है ना, इफ़ जो चेस्ट ड्रेन का जो फ्लूइड है वो लेस देन कितना है 100 ml/h, तो ये क्या है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है, जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगा हुआ है, ठीक है, उसके थ्रू अगर उसका फ्लूइड लेस देन 100 ml/h आ रहा है तो ये नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 100 आ रहा है तब क्या है, तब है ये इंक्रीज क्या है, रिस्क हो गई है किसकी, ब्लीडिंग की। ठीक है, या तो क्या हो गया, किस वजह से हो रहा है ये, या तो जो जो तुम्हारा कैथेटर है वो डिसलॉक हो गया या डिस्प्लेस हो गया। इसके लिए नर्सिंग एक्शन क्या होगा, इसके लिए नर्सिंग एक्शन होगा, इसको कवर कर दो किससे, गॉज से। ठीक है, गॉज कौन सा, वैसलीन गॉज पीस, वैसलीन गॉज पीस आते हैं। ठीक है, वैसलीन गॉज पीस से साइड को कवर कर दो, और फिर क्या कर दो, इन्फॉर्म कर दो डॉक्टर को। ठीक है, और क्या कर दो, पेशेंट को पढ़ा दो, इंस्ट्रक्ट कर दो, इंस्ट्रक्ट कर दो पेशेंट को किस चीज़ के लिए, कि डीप ब्रीथ लेना है। ये डीप ब्रीथ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर पेशेंट के लिए डीप ब्रीथ लेना है, और डीप ब्रीथ की क्या करनी है, एक्सरसाइज। ठीक है, अगर पेशेंट का क्या हो गया है, मान के चलिए इसी में एक कंडीशन डालते हैं, एक पेशेंट है जिसको चेस्ट ट्यूब या बार्टल सीट ड्रेनेज लगी हुई है। ठीक है, उसकी पेशेंट की जो ट्यूब है वो डिसलॉक्ड हो गई है या फिर उसकी निकल ही गई है, उस कंडीशन में क्या करेंगे। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गई है, क्या हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक, तो क्या करेंगे, ड्रॉप द डिस्टिल वाटर, एंड ऑफ ट्यूब इन बॉटल ऑफ NS। क्या हुआ, ये ड्रेन जो ये थे बॉटल थी, इनमें से निकल ही गई है, तो इस कंडीशन में हार्ड एंड फास्ट क्या करेंगे, इस टिप को किसी भी NS में डिप कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि इसको एयर नहीं जाएगा नेगेटिव प्रेशर के थ्रू। ठीक है, क्या होगा, एयर इसको नेगेटिव प्रेशर के थ्रू नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए अगर बार्टल सीट ड्रेनेज लगी है, थोरैकोसेंटेसिस के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं सेम कॉम्प्लिकेशन इसमें होंगे। ठीक है, जो बार्टल सीट ड्रेनेज है उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो जो थोरैकोसेंटेसिस मैंने पढ़ाया है प्रीवियस क्लास में, जाके देख लीजिएगा, 18 से 19 वीडियो पढ़े हैं, उसमें फंडामेंटल के सारे क्वेश्चन कवर करवाए गए हैं। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आप देख लेना। 18 से 19 वीडियो में आपको 75 से 80% फंडामेंटल कवर हो रही है। ठीक है, और जिसमें से जो प्रीलिम्स आया था उसमें से 40 से 45% क्वेश्चन सेम उसमें से आए हैं। अगर ट्रस्ट नहीं है तो एक बार चैनल पर विजिट करो। ठीक है, तब देखिएगा, अगर नहीं मिलता है तो कमेंट में बताइएगा कि नहीं मिला हमें। उसमें 40 से 45% क्वेश्चन फंडामेंटल के जो आए हैं वो मेरे 18 से 19 वीडियो के अंदर ही अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आपको
आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स होप सो आपका अच्छा गया होगा। अब मेंस के लिए तैयारी कर लो, फंडामेंटल के सारे वीडियो पढ़ के जाना, क्योंकि प्रीलिम्स में भी फंडामेंटल के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन फंडामेंटल से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, तो मैं आगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सब्जेक्ट आपको यहीं पे क्लियर करवा दूँगा, सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर आपको सारी चीज़ें यहीं की यहीं कवर करवाई जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्वेश्चन सेशन में।